जय भीम दोस्तों। कार्यकर्ता, पुलिस और प्रशासन, इसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 बनने में भी थोड़ी दिक्कत, मतलब काफ़ी टाइम चला गया, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पार्ट 3 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट है पंचनामा। पुलिस डिपार्टमेंट का जितने भी पेपर्स बनते हैं, इन सभी दस्तावेज़ों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दस्तावेज़ होगा तो वो होता है पंचनामा। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेशन डायरी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी घटनाएं घटती है उसमें उसकी एंट्री होती है, वैसे ही पंचनामा हर जो एफआईआर होता है या जो भी घटना होती है वो घटना का पंचनामा करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये पंचनामे कितने टाइप के पंचनामे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि आप किराना शॉप में जाते हैं और अगर आप ढूंढोगे कि किराना नाम की कोई चीज़ है क्या, तो वो नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारा जो कानून है, जो कानून की किताबें हैं, जो न्याय व्यवस्था है, उसके अंदर आपको पंचनामा के बारे में ना ही सीआरपीसी, ना ही आईपीसी, ना ही कोई भी एक्ट के जो भी किताब है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। कुछ जो कलम है वो आपको बताऊंगा जिसके बारे में जिक्र किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कुछ पंचनामा के बारे में। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी पंचनामा का महत्व पूरे केस में या पूरे डिपार्टमेंट का जो भी कामकाज चलता है उसके लिए पंचनामा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये क्या इम्पोर्टेंट होता है, सुनिए। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र में चलता है, डेमोक्रेसी है, तो पुलिस से ज़्यादा, प्रशासन से ज़्यादा आम जो जनता होती है वो आम जनता पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो अलग अलग टाइप के पंचनामे हैं। पुलिस पंचनामा जब बनाती है तो उसके अंदर कुछ 2 से ज़्यादा पंच की ज़रूरत होती है। मतलब न्याय व्यवस्था को पुलिस पे भरोसा नहीं है, इसीलिए पंच ज़रूरी होते हैं। पंच का विटनेस जो होता है, पंच जो स्टेटमेंट देता है, जो पंचनामा बनाया जाता है, और वही पंचनामा जब केस बोर्ड पे आती है या ट्रायल चलती है, वो ट्रायल में एज ए एविडेंस उसे यूज़ किया जाता है। जो पंच होते हैं, पंच की जो स्टेटमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अभी पंचनामा कैसे लिखा जाए, पंचनामा के अलग अलग कितने अलग प्रकार है, कितने टाइप्स के पंचनामे हैं, ये सब हमें बारी बारी देखना है। अभी आपने जान लिया कि न्याय व्यवस्था को पुलिस पे भरोसा नहीं है, इसीलिए पंचनामा ज़रूरी होता है। अब पंचनामा के थोड़े टाइप्स देखेंगे और उसके अंदर फिर और डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो एक पंचनामा होता है, उसे इंक्वेस्ट पंचनामा कहते हैं। इंक्वेस्ट पंचनामा मतलब क्या होता है कि डेथ बॉडी का पंचनामा, उसे इंक्वेस्ट पंचनामा कहते हैं। अब ये पंचनामा के बारे में सीआरपीसी में लिखा गया है। सीआरपीसी 174 जो डेथ, मतलब एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर जो होता है, जिसमें एडीआर का एक किताब पुलिस स्टेशन में होता है, जिसमें कोई भी डेथ अगर होगी तो उसकी रिपोर्ट एडीआर के अंदर होनी ज़रूरी है, वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो। तो पहली
उसकी रिपोर्ट एडीआर के अंदर दर्ज होनी ज़रूरी है। फिर जो भी स्टेशन डायरी होगी, एफआईआर होगा, उसके अंदर वो जब एफआईआर होता है तो वो जो इनक्वेस्ट पंचनामा होता है उसको ज्वाइन किया जाता है। अभी इनक्वेस्ट पंचनामा कैसे होता है, कैसे किया जाता है? अननेचुरल डेथ के अंदर उसी की जो कोई भी इंसान होता है उसकी हत्या होती है। हत्या होने के बाद में पुलिस वहाँ पे जब पहुँचती है और वो डेथ बॉडी जो होती है, डेड बॉडी, वो डेड बॉडी का पंचनामा करती है। क्योंकि जज कोर्ट में बैठे हुए रहते हैं, उन्हें सब पता होना ज़रूरी है। पंचनामा इस तरह करना चाहिए कि न्यायाधीश अगर कोर्ट में बैठे हैं फिर भी उनके सामने एक तस्वीर खड़ी होनी चाहिए। हालांकि पंचनामा के अंदर तस्वीरें भी ली जाती है, फ़ोटोज़ भी लिए जाते हैं, लेकिन ये पंचनामा लिखते वक्त और जो ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करते वक्त भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर पंचनामा जो मैं स्पॉट पंचनामा के बारे में बताऊंगा बाद में। जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर कितने ज़ख़म है, उसका वो डीप कितना होगा या उसका जो साइज़ कितना है, उसकी जो उसके ऊपर जो वार हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, उसके डेप्थ कितना है और कितनी वो रुंद है, क्या है, वो सब पंचनामा में डीप में आना चाहिए। अगर उसके कपड़े है, कपड़े के ऊपर जो ब्लड के स्पॉट है उसके बारे में जो अगर है वहाँ पे वो लिखना चाहिए। वो जो डेड बॉडी है वो किस एंगल में पड़ी हुई है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वगैरह जो भी रहेगा वो उसमें आना चाहिए। अगर किसी घर में है तो घर का नक्शा उसमें आना चाहिए। घर के अंदर अगर कोई टीवी है तो टीवी से, या कोई दीवार है वो दीवार से वो कितनी दूरी पे है, उसका पैर कहाँ है, उसका सर कहाँ है, उसके बॉडी के ऊपर कितने ज़ख़म हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसके जो गुप्तांग होते हैं, गुप्तांग से अगर कोई मलमूत्र आ रहा है तो उसका भी ज़िक्र वहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी आगे की इन्वेस्टिगेशन वो काम में आता है कि इंसान जब मरता है तो उसकी आखिरी अवस्था कैसी थी, तो वो जज करने में वो सब चीज़ें काम आता है। सर में जो होता है, सर में कहीं मार लगा हुआ है, उसके पूरे बॉडी को चेक करना पड़ता है, आगे पीछे देखना पड़ता है, उसकी हर चीज़ को, हर अंग को चेक करना पड़ता है और हर चीज़ बारकाई से छोटी छोटी चीज़ें देख के, अगर समझो वो बॉडी है उसके ऊपर विष प्रयोग हुआ है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी हरे रंग की दिखे, तो वो भी उसमें आना चाहिए। तो प्राइमा फेसी में ये समझ में आता है कि शायद किसी ने पॉइज़न का उसके अंदर प्रयोग किया है। ये छोटी छोटी बातें जो भविष्य में इन्वेस्टिगेशन करने में काम आए और जज को जो चीज़ थी वो उसमें समझ में आनी चाहिए। अभी कभी कभी पंचनामा करते वक्त कुछ ऑफिसर गलतियां करते हैं। जो बॉडी है उसका फ़ोटो लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि समझो वो घर के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है या स्टूल पड़ा हुआ है और हो सकता है कभी बाजू वाला आके जिसका स्टूल था वो लेके चला गया है, लेकिन पंचनामा के अंदर वो स्टूल के बारे में ज़िक्र किया गया है और जब फ़ोटो निकालते हैं तो उस वक्त वो स्टूल वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के ये आरोपी जो होता है उसको एडवांटेज मिल सकता है। तो ऑफिसर को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं फ़ोटो क्या निकाल रहा हूँ, पंचनामा में कैसे लिख रहा हूँ,
ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरत है। फिर दूसरा पंचनामा होता है स्पॉट पंचनामा। अब मतलब दूसरा उसमें इंग्लिश में स्पॉट पंचनामा कहते हैं, घटना स्थल का पंचनामा कह सकते हैं। फिर वो घटना स्थल किसी भी चीज़ का हो। अब मैं एक थोड़ी सी बात बोलता हूँ आपको। बीच बीच में मैं जो केमिकल एनालाइज़र की जो बातें रहती है, फॉरेंसिक साइंस की बातें होती है, ये भी मैं बातें आपको बताते जाऊंगा ताकि आपको गहराई से नॉलेज हो। अब समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक डेथ हुई है, उसकी बॉडी इंक्वेस्ट पंचनामा हो चुका है, बॉडी लेके चले गए हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वाले का फ़र्ज़ क्या होता है, 2 टाइप की मट्टी उसे लेनी होती है। एक मट्टी जो घटनास्थल है, जो बॉडी जहाँ पे गिरी है उसके थोड़े बाजू में जाके एक मट्टी जमा करनी चाहिए, उसको सील करना चाहिए। और दूसरी मट्टी उसके बाद जो स्पॉट है जहाँ पे खून गिरा है, वो रक्त मिश्रित कहते हैं। रक्त मिश्रित जो मट्टी होती है वो दूसरे थैली में डाल के उसे सील करना चाहिए। लेकिन उसकी एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है, पुलिस वाले गड़बड़ करते हैं, तो इसका एडवांटेज जो आरोपी है उसको हो जाएगा। तो 2 अगर मट्टी आपको कलेक्ट करनी है तो सबसे पहले पुलिस को जो मट्टी में रक्त नहीं या खून नहीं है, ऐसी मट्टी पहले लेनी चाहिए, उसको सील पैक करना चाहिए, फिर बाद में रक्त मिश्रित लेनी चाहिए। अगर समझो वो पुलिस वाला पहले रक्त मिश्रित मट्टी लेता है, उसको सील पैक करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। खून के अंदर इतनी पावर होती है, आपको आँखों से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि खून की कोई मात्रा आपके हाथ में है। जो मट्टी रक्त मिश्रित मट्टी है, वो मिट्टी तुम अगर सील पैक कर रहे हो, फिर बाद में वही हाथ से अगर तुम जो बाजू की मिट्टी होती है, कि ये किस लिए होता है कि जज को समझे कि दोनों मिट्टी एक ही जगह से ली गई है, मतलब वो स्पॉट कंफर्म हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले ने ये गलती की, रक्त मिश्रित मट्टी पहले जमा की, उसको सील किया, फिर सादी मट्टी उठाई, फिर जमा की, उसको सील किया। तो जब सीए होगा, केमिकल एनालाइजिंग होगी, तो दोनों जगह की मट्टी के अंदर खून दिखेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, उसका एडवांटेज आरोपी को मिल सकता है। तो स्पॉट कोई भी हो सकता है, चोरी का स्पॉट हो सकता है, दंगल जहाँ होती है वो स्पॉट हो सकता है, खून होता है वो स्पॉट हो सकता है, कोई डकैती होती है वो स्पॉट हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है स्पॉट हो सकता है, कोई जल के मरा है स्पॉट हो सकता है, किसी ने सुसाइड की है स्पॉट हो सकता है, या कोई भी घटना जो लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में बैठती है, जहां पुलिस इंटरफेयर करती है और ज़रूरी होता है, तो वो जो स्पॉट होता है वो स्पॉट का पंचनामा करना पड़ता है। उसे कहते हैं घटना स्थल का पंचनामा। एक्सीडेंट होता है, रास्ते पे हम लोग ने बहुत बार देखा रहेगा, एक्सीडेंट होता है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो स्पॉट का जब पंचनामा होता है, तो वो एग्जैक्टली स्पॉट कहाँ पे था, वो स्पॉट से जो लाइट का खंबा होता है, वो खंबा कितने दूर था, पूरब का कितने दूर था, पश्चिम का कितना दूर था, उत्तर का दक्षिण का कितने दूर था, डिवाइडर कितने दूर था, वो रोड है, वो रोड कितने फुट का रोड है, अगर 2 साइड से रोड है तो वो डिवाइडर कितने
फुट का था, डिवाइडर कहाँ था, पूरा रोड कितना है, या लाइट का खंभा कहाँ है, लाइट का खंभा नहीं तो कोई पेड़ होगा, वो पेड़ का डिस्टेंस कितना है, और रोड का नाम क्या है, ये हर चीज़ उसमें आनी चाहिए, ताकि जज को वहाँ बैठे बैठे वो सब चित्र उनके सामने, आंखों के सामने होगा। यही सब चीज़ें बाद में चार्जशीट में आती है और इसी के ऊपर आगे ट्रायल चलती है, इसी के ऊपर बहस होती है, इसी के ऊपर आरोपी ये कोशिश करता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, क्योंकि उसका हक है वो, और जो विक्टिम होता है उसका एडवोकेट ये कोशिश करता है कि ये आरोपी है। तो दोनों को अपना अधिकार है, और आखिर पे ये सब चीज़ रुकती कहाँ पे है? जो एविडेंस है, जो पंचनामा है, ये हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। स्टेटमेंट्स, एविडेंस, सुराग जो भी रहेगा वो सबको कैलकुलेट करके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये जो घटना घटी है उसके पीछे मानसिकता क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे सडनली कोई घटना घटी है या प्लानिंग करके की है, इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ डिपेंड होती है। तो ये हुआ स्पॉट पंचनामा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पंचनामा, वो पंचनामा होता है निवेदन पंचनामा। जितने भी पंचनामे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पंचनामा होता है निवेदन पंचनामा, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी आरोपी, कोई भी इंसान, कोई भी विटनेस, कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट देता है तो वो जज के सामने, मतलब न्यायालय के अंदर एडमिसिबल नहीं होती है। तो एडमिसिबल क्या होता है? स्टेटमेंट क्यों एडमिसिबल नहीं होती? मैंने पहले ही कहा, न्याय व्यवस्था को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। जो इंसान स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उसके ऊपर दबाव हो सकता है, पुलिस का दबाव हो सकता है, डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो स्टेटमेंट दे सकता है। इसीलिए वो स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग बहुत डरते हैं, अरे पुलिस वाले ने स्टेटमेंट ले लिया। कोई डरने की बात नहीं, इसमें डरने की कुछ भी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जहाँ पे साइन होती है, वो भी फरियादी फरियाद देता है, एफआईआर देता है, वो एफआईआर के ऊपर ही उसकी साइन होती है। और फिर जज बाद में पूछता भी है कोर्ट में कि ये जो फरियाद आपने दी है, ये आपने दी है? तो वो कहेगा हाँ मैंने दी है। तो ये जो साइन है वो आपकी साइन है? तो वो जज को कहेगा हाँ ये मेरी साइन है। तो ट्रायल आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर साइन नहीं होती। अगर पुलिस वाले साइन करके लेते भी है तो वो साइन, समझ लेना, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो साइन इल्लीगल है। लीगली पुलिस को साइन लेने की अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। तुम्हारी स्टेटमेंट लेंगे, वो एफआईआर हो या जो भी हो, उसके साथ में वो केस पेपर को साथ में जोड़ देंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। वो झूठ है, सच है, क्या है, जो वो देखने का काम किसका है? जज का काम है। हालांकि वो कोर्ट में आगे टिकती भी नहीं, क्योंकि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, लीगल बैकग्राउंड नहीं है। इसीलिए अब ये निवेदन पंचनामा, तो सबसे पुलिस की कौन सी बात जो होती है जो एडमिसिबल होती है, तो ये निवेदन पंचनामा होता है। पुलिस के कस्टडी के अंदर एक आरोपी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो जो निवेदन पंचनामा एज पर एविडेंस एक्ट 27 के तहत ये
लिया जाता है, ये पंचनामा किया जाता है, ये ध्यान में रखो। ये फिर से एविडेंस एक्ट के अंदर 27 में इसका जिक्र आया है, ये पंचनामा का निवेदन पंचनामा। तो पुलिस कस्टडी के अंदर एक आरोपी है, वो आरोपी कहता है कि मैंने फला फला इंसान का खून किया, वो जो चाकू है, वो जो हथियार है, वो मैंने कहीं पे छुपा के रखा है। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, पंचनामा वहाँ से शुरुआत करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे निवेदन पंचनामा। पहला जो निवेदन किया है कि ऐसे ऐसे इंसान का मैंने खून किया है और वो उसका जो हथियार है, उसके अंदर जो यूज़ किया हुआ हथियार है, वो मैंने फला फला जगह पे छुपा के रखा है। तो वहाँ से पुलिस रवाना होती है। तो पुलिस जब रवाना होती है तो स्टेशन डायरी में एंट्री करती है कि CR नंबर सो एंड सो के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो निवेदन पंचनामा के आधार पे हम फला फला जगह जा रहे हैं। निवेदन पंचनामा शुरुआत होता है, स्टेशन डायरी में टाइम होता है, जो टाइम पंचनामा में होता है वही टाइम स्टेशन डायरी में रहेगा, उसमें ज़रा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वहाँ से शुरुआत हो गई, फिर वहाँ से वो जैसे जैसे गाड़ी आगे निकलती है, बोले रात का समय है तो वो लिखना चाहिए, दिन का समय है वो लिखना चाहिए, पंचनामा जिस वक्त करते हैं वो लिखना चाहिए, पंचनामा टाइप किया है तो वो लिखना चाहिए, पंचनामा कंप्यूटर पे टाइप किया है वो उसके अंदर आना चाहिए, पंचनामा हाथ से लिख रहे वो भी आना चाहिए, लाइट के खंभे के नीचे तुम लिख रहे वो लिखना चाहिए, वो होना चाहिए ज़रूरी उसमें। पंचनामा की शुरुआत कब हुई वो लिखना चाहिए, पंचनामा ख़त्म कब हुआ, हर पंचनामा के बारे में बोल रहा हूँ मैं, पंचनामा ख़त्म कब हुआ वो लिखना चाहिए। वो सब उसके आगे अंदर आ गया। फिर वो वहाँ से रवाना हो गए, फिर वो जगह दिखाएगा आरोपी, ये जगह है, ये वो शॉप है, या ये वो पेड़ है, उसके नीचे मैं ज़मीन के नीचे मैंने उसको रख दिया है, या तो कभी वो बोल सकता है कि एक कुआं था, वो कुआं के अंदर मैंने फेंक दिया है, या नदी के अंदर मैंने फेंक दिया है। फिर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, वो उस बाद में देखेगी, वो फिर मिल जाता है तो वो पुलिस वाले लिखेंगे कि हमने ये निवेदन पंचनामा के आधार पे यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ वो ये चाकू छुपा के रखा था, हथियार छुपा के रखा था, ये मिला हुआ है। उसके ऊपर फिर वो उसके बारे में लिखेंगे, उसका वो कितना लंबा था, उसकी लंबाई कितनी थी, उसका पॉइंट कितना था, और वो हर चीज़ उसमें आनी चाहिए। और उसके ऊपर खून के धब्बे थे या नहीं थे, ये हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए, याद रखो। और बाद में फिंगरप्रिंट के बारे में मैं बाद में आगे बताऊंगा कि बहुत से लोगों के अंदर जो सोच में, मतलब बहुत सा फिल्में देख के बहुत अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी बाद में बताऊंगा। तो फिर वो निवेदन पंचनामा वहाँ से निकल के फिर पुलिस स्टेशन में आते हैं, उनके साथ में वो पंच होते हैं, याद रखना। निवेदन पंचनामा में या कोई भी पंचनामा में पंच साथ में होना ज़रूरी होता है। फिर पंच साथ में रहते हैं, फिर यहाँ पे आता है निवेदन पंचनामा क्लोज होता है। पंच जो दो पंच होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनके दोनों के वहाँ पे साइन होता है, उनको नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, और वो विटनेस होते हैं कि ये पंचनामा हमारे सामने हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, उनकी साइन। और वो पेपर बाद में आगे जाके वो ट्रायल में काम आते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इतना ही एडमिसिबल है, पुलिस स्टेशन के अंदर जो मैं दिखाता हूँ, चलो ये जो बोलता है, इतना ही एडमिसिबल है, बाकी एडमिसिबल कुछ भी नहीं है। अभी झड़ती पंचनामा भी होता है, बॉडी अंग झड़ती पंचनामा होता है, कभी कभी घर की झड़ती होती है उसका पंचनामा होता है, उसके लिए वारंट होते हैं, वारंट लेके पुलिस जगह पे जाता है, वारंट दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे झड़ती का पंचनामा हमको करने का अधिकार मिला है। तो वो अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस अगर आपके घर पे आती है झड़ती पंचनामा करने के लिए, तो जिसका वो घर है, जिसका वो स्पॉट है, उसको वो अधिकार है कि पुलिस का वो फ़र्ज़ है एक्चुअली
कि पुलिस को उस इंसान को बोलना चाहिए कि हम तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारी घर की झड़ती हम लोग लेने वाले हैं, पहले हमारी झड़ती ले लो। तो वो इंसान का, अभी पुलिस बोलती तो नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको कि ये तुम्हारा अधिकार है। अगर आपके घर पे आती है पुलिस तो उसको पहले पूछो कि भाई तुम्हारी झड़ती हमको पहले लेने दो। हो सकता है तो कोई चीज़ तुम छुपा के लेके आए हो पहले ही, और फिर बाद में कोई हमारे रूम में जाओगे, फिर बाद बोलोगे ये मिल गई। इसीलिए पुलिस की झड़ती लेना उस जो इंसान है, जिस घर की या जो भी झड़ती लेने वाला, जिस घर की झड़ती लेने वाले है, उसका, उस इंसान का वो अधिकार है। तो ये ध्यान में रखो, भूलो मत। तो वो झड़ती पहले लेनी चाहिए, फिर बाद में वो अंदर जाएंगे, फिर झड़ती लेंगे। झड़ती में कुछ मिला तो वो झड़ती के वक्त भी वो पंच साथ में होते हैं, तो वो पंच बताएंगे। पंच वहाँ पे जो लिखते हैं, पुलिस वाले लिखते हैं, तो पंच वहाँ बोलते हैं कि हाँ हमारे सामने ये मिला। फिर अंग झड़ती होती है। अंग झड़ती में कभी कभी 37 करती है पुलिस, मतलब चाकू के केस बनाते हैं या वेपन के केस बनते हैं, हथियार के केस, मतलब पिस्तौल, रिवॉल्वर, बॉम्ब, जो भी बॉडी के ऊपर मिलता है वो एक पंचनामा होता है। उसमें भी पंच साथ में होने चाहिए। जब पकड़ते हैं उसको, जब झड़ती लेते हैं, तो झड़ती के अंदर ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो वो झड़ती पंचनामा में हर चीज़ आनी चाहिए। तो और एक पंचनामा होता है अटक पंचनामा, जिसे अरेस्ट पंचनामा कहते हैं। आरोपी जब कंफर्म होता है ये एफआईआर के अंदर ये आरोपी है, उसको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करते वक्त भी एक पंचनामा होता है। पुलिस ऐसे ही किसी को उठा के अरेस्ट नहीं कर सकती। उसको जब अरेस्ट करती है तो उसको अटक पंचनामा करना ज़रूरी होता है। फिर अटक पंचनामा में उसके बॉडी के ऊपर जो भी रहेगा, वो भी जो भी रहेगा, कैसे अटक करने के बाद ऐसे ऐसे अरेस्ट किया, ये केस थी, ये वो, वहाँ पे भी पंच होते हैं। फिर वो जो आरोपी होता है, तो पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि वो आरोपी के घर पे जाके, या तो घर पे जाके इन्फॉर्म करना है, या तो फिर उसके कोई रिलेटिव का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर या जो भी रहे, उसके घर पे इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका जो भाई है, हस्बैंड है, जो भी है, उसको हमने सो एंड सो पुलिस स्टेशन के अंदर उसे अरेस्ट किया है। आपने देखा रहेगा काफ़ी पुलिस वाले सिविल कपड़े पहन के आते हैं और कोई पंचनामा नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं। हालांकि ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको, उन लोगों को दादागिरी के बल पे या वर्दी के बल पे उनको उठा के लेके जाते हैं। ऐसा होना, अगर वैसा होता है तो हम उसके खिलाफ़ कोर्ट के अंदर अपन न्याय मांग सकते हैं। हमें अपना पूरा अधिकार है। अभी पंच जो होते हैं, पंच कैसे होने चाहिए? पंच चरित्रवान होने चाहिए। एक पंच देश का नागरिक होना चाहिए। पंच सुजान होना चाहिए, मतलब 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पंच प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पंच प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो आरोपी के फ़ायदे के लिए बोलता हूँ, आरोपी रहे या जो भी अपना अधिकार है, तो या बोलता हूँ कि एक पंच अगर एक से ज़्यादा केसेस में दिखता है, तो वो आप अगर वो एविडेंस लाते हैं कि मेरे केस में भी है, उसके केस में भी वो पंच है, चौथे केस में भी है, पाँचवें केस में भी है, वो सबके एविडेंस अगर आप लाते हो और वो सब एविडेंस जज के सामने पेश करते हो कि ये पंच जो है वो प्रोफेशनल पंच है, असली पंच नहीं है, तो वो केस भी खारिज हो सकती है, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर। इसीलिए पंच वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पंचनामा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने कोशिश की आपको हर चीज़ समझाने की। अगर आपको कोई शंका होगी तो मैं मेरा नंबर भी आपको देता हूँ, फिर भी लिख लीजिए 8689840777 8689840777। मेरी कोशिश यही है कि
हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों के लिए रात दिन घूमते फिरते हैं, लोगों को न्याय देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा एपिसोड यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आगे चौथे एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।